सो हम लोग मशीन लर्निंग की हिंदी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और मशीन लर्निंग के पहली क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। एक्चुअली मशीन लर्निंग की सबसे पहली क्लास में हमने सीखा था मशीन लर्निंग क्या होती है, ये कितने टाइप्स की होती है, जिसमें हमने जाना था कि मशीन लर्निंग मेनली सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड होती है। और भी इसके क्लासिफिकेशन है, बट हम अभी एज अ बिगिनर ये समझते हैं सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। एक और क्लास सेमी सुपरवाइज्ड भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होती है उसमें प्रॉब्लम के या डेटा सेट के हिसाब से हम लोग दो तरीके की एल्गोरिदम्स पे या दो तरीके के डेटा सेट्स पे काम करते हैं, प्रॉब्लम्स पे काम करते हैं। एक होती है क्लासिफिकेशन और एक होती है रिग्रेशन। अब ये पता कैसे चलेगा कि सुपरवाइज का मतलब तो ये है ना कि इनपुट एंड आउटपुट दोनों दिया हो, यस और अब ये पता कैसे चलेगा कि रिग्रेशन लगाना या क्लासिफिकेशन। तो इसके लिए भी हमने एग्जांपल देखे कि क्लासिफिकेशन के केस में डेटा जो होगा उसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों वैल्यूज होंगी, और ऐसी जो वैल्यूज होंगी उसमें जैसे आपको ज़्यादातर नॉमिनल वेरिएबल्स ज़्यादा मिलेंगे। जैसे नॉमिनल वेरिएबल्स जैसे ब्लड ग्रुप या जेंडर, या जैसे रीजन, किसी कंट्री के रीजन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, सेंट्रल, ऐसा। और या उसमें थोड़ा ऑर्डिनल डेटा भी होगा जैसे पैसेंजर की क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इस टाइप का डेटा होगा उसमें। जैसे टाइटैनिक है, पेंगुइन्स है, ये सब क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है जो हमने पिछले डेटा सेट्स पढ़े। रिग्रेशन में क्या होगा कि आपको जो वैल्यूज दी होंगी वो क्वांटिटेटिव होगी, क्वांटिटी से ही आप डील करेंगे। क्वांटिटेटिव में जैसे हम लोगों ने एक प्रॉब्लम लास्ट टाइम देखी जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया लास्ट टाइम, वो थी कनाडा पर कैपिटा इनकम की प्रॉब्लम, जिसमें हमें एक ईयर दिया हुआ है एक साइड और दूसरी साइड डॉलर्स में। जब वहाँ पे जो दो वेरिएबल थे, वो वीडियो भी पड़ा हुआ है हमारा चैनल पे, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे दो वेरिएबल थे अपने पास। एक था ईयर और एक था पर कैपिटा इनकम इन डॉलर्स। ऐसे दो वेरिएबल थे। अब यहाँ पे तो दो वेरिएबल थे, उसको हमने सिंगल वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन कहा। क्या? सिंगल वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन। और वहां पे जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी कि पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू एम इंटू ईयर प्लस बी। ऐसी एक इक्वेशन बनी, राइट, जो कि इंस्पायर्ड है किस इक्वेशन से? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी से। यहाँ पे y क्या है? आउटपुट है। x क्या है? ईयर, जो कि इनपुट है। और b एक इंटरसेप्ट है, और m एक कोफिशिएंट है या स्लोप ऑफ लाइन है। तो ये सारा कंसेप्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सो अगर आपने वो लास्ट वीडियो मिस किया है तो आप ज़रूर उसको देखें, तो आपको सिंगल वेरिएबल रिग्रेशन ज़रूर समझ में आएगा। अब अगेन आपको अगर वो कंसेप्ट क्लियर है तो आज हम एक और प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डेटा को रीड कर लेते हैं। तो हम गूगल कोलैब का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। आप चाहें तो आप जुपिटर नोटबुक या आपका जो भी फेवरेट आईडीई है पाइथन का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जुपिटर नोटबुक पे इसको रीड किया, और जुपिटर नोटबुक पे हम यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट पांडास एसपीडी करते, और फ्रॉम एसके लर्न, ध्यान से देखिए, फ्रॉम एसके लर्न डॉट लीनियर अंडर स्कोर मॉडल। सो ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया,
sklearn वो पैकेज है या वो लाइब्रेरी है जहाँ पे लीनियर मॉडल मिलता हमें, और उसमें से हम इंपोर्ट करते हैं लीनियर रिग्रेशन। इसको देखिए कैसे लिख रहे हैं। देखिए जैसे ही मैंने यहाँ लिखा, देखिए सारे मेरे पास मॉडल आ गए, दिख रहा है आपको। सिर्फ मैंने अगर एल लिखा तो आपको दिख रहा है लीनियर रिग्रेशन, लार्ज लार्ज सीवी, लैसो लैसो सीवी, ऐसे करके बहुत सारे आपको दिख रहे हैं कि एल्गोरिदम्स आ रहे, ऐसे बहुत सारे क्लासेस आ रहे हैं। तो इसमें से हमें लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट करना है। तो ये वो सिंटैक्स है, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। कितना क्लियर है आपको? फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। ये लाइन जब आप 8-10 प्रॉब्लम्स पे यही सेम चीज अप्लाई करेंगे तो ये लाइन पूरी आपको याद हो जाएगी। फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन देखिए कैसे लिखा है, क्लास का नाम एल कैपिटल है, आर कैपिटल है, ओके। और ये ठीक इसी तरीके से आपको ये दो लाइब्रेरीज फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट कर लेनी है। यहाँ पे एक लाइब्रेरी हम लोग अक्सर और इंपोर्ट करते हैं जो है इंपोर्ट numpy एज np, क्योंकि अगर हमें फिल एन या ड्रॉप एन जैसी चीज़ें अप्लाई करनी है, यानी हमें अगर नॉट अवेलेबल डेटा या नॉट अ नंबर डेटा से डील करना होता है, तो numpy के थ्रू हम एन वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं, और ये एक अच्छा होता है इसको इंपोर्ट कर लेना। तो ये हमने कर लिया, और इसके बाद अब हम df बनाते हैं यानी डेटा फ्रेम, और वो हो जाता है pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, क्योंकि हमारी फाइल csv में है, और ये रहा पाथ, और इस तरीके से हम df को रीड कर लेते हैं। तो गूगल कोलैब में मैंने सिंपली यहाँ पे जाके फाइल को अपलोड कर लिया था और यहाँ से कॉपी पास्ट कर लिया। ये चीज़ हम लोग पिछले कई वीडियोस में कर चुके। सो हमारे सारे वीडियोस में ये चीज़ हमने की है, चाहे वो डेटा एनालिसिस के वीडियोस हो या फिर अब हम लोग जो वीडियोस कर रहे हैं वो मशीन लर्निंग के वीडियोस हैं। सो ये जो हमारा चैनल है कलरस्टेक बाय स्लाइडस्कोप, इस पे मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्लेलिस्ट है, तो ये जो डेटा एनालिसिस का हम लोग कोर्स कर रहे हैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट जिसमें 20 वीडियोस हैं। तो पहले आप डेटा एनालिसिस वाला पार्ट ज़रूर देख लीजिए। तो राइट, इसमें आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते लाइक 1 2 3 करके टोटल 20 वीडियोस आपको पहले इसे कंप्लीट करना है। जब ये इस पे आपका कमांड हो जाएगा देन फिर हम मशीन लर्निंग की प्लेलिस्ट भी रेडी कर रहे हैं, और फिर आप मशीन लर्निंग को यूज़ कीजिए, जिसमें एक वीडियो हमने लीनियर रिग्रेशन का सिंगल वेरिएबल वाला हम लोगों ने अपलोड कर दिया था, उसको ज़रूर देखिए आप, ताकि आपको वो याद हो जाए। और आज इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप उसको देखते तो भी आपको उसमें बेनिफिट होगा। मिक्स्ड, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने सुपरवाइज में पूरा डिस्कशन किया हुआ था, कहाँ से डेटा सेट लेना होगा, कहाँ से, ये हमने देखिए यहाँ पे 2 वेरिएबल लिए और सबसे पहले में जो चीज़ हम एनालाइज वो यहाँ ये देखिए ईयर और पर कैपिटा इनकम, ये एक्स हो गया था, ये एक्स है और ये वाई है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ एक्स वाई के अलावा बहुत सारी चीजें हैं दिख रहे हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है एरिया, बेडरूम, एज और प्राइस। तो पहली चीज तो ये बताइए यहाँ पे आपके हिसाब से व्हाट इज द आउटपुट वेरिएबल? हम लोग हमेशा बात प्राइस, राइट, हाउस का प्राइस, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये आउटपुट है कि किसी घर का एरिया 2600 स्क्वायर फीट है, उसमें 3 बेडरूम्स हैं, उसकी एज 20 साल है, 20 साल पुराना घर है, तो उसका प्राइस 5,50,000 है। तो ये डेटा क्या है, ये हमें गिटहब के थ्रू मिला है डेटा, और डेटा भी मैं शेयर कर दूंगा। तो दिस इज प्रेडिक्टिंग होम प्राइस इन मॉनरो न्यू जर्सी, ओके। तो ये वहाँ के टाउनशिप का कुछ डेटा है, बहुत पुराना डेटा है।
इस डेटा में हम लोग गिवन दैट दीज होम प्राइसेस फाइंड आउट कि 2800 स्क्वायर फीट एरिया के 3 बेडरूम और 38 ईयर ओल्ड घर का प्राइस क्या होगा। प्रॉब्लम देख रहे हैं, 2800 स्क्वायर फीट के 3 बेडरूम 38 ईयर ओल्ड। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे कहीं पे आपको 2800 स्क्वायर फीट के 3 बेडरूम और 38 ईयर ओल्ड मकान की कोई यहाँ पे डिटेल दी गई है? 2800 स्क्वायर फीट 3 बेडरूम 38, ये डिटेल नहीं दी गई है। ओके, पर हमें एक 30 ईयर की दी गई है, 20 ईयर की दी गई है। सो या अच्छा, एक और प्रॉब्लम देखते। 2700 स्क्वायर फीट के 4 बेडरूम और 6 ईयर ओल्ड। देखिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। हमसे ये सवाल पूछे गए, हमें कुछ सैंपल इनपुट आउटपुट डेटा दे दिया गया और इस आधार पे हमें बताना है कि 2700 स्क्वायर फीट के 4 बेडरूम और 6 ईयर ओल्ड मकान का क्या है। तो कोई भी 6 ईयर ओल्ड दिख रहा है? देखिए, 4 बेडरूम तो दिख रहा है रेफरेंस के लिए, और 2700 स्क्वायर फीट। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जब आपको आपको कुछ सैंपल इनपुट और आउटपुट डेटा दिया होगा, यही सुपरवाइज लर्निंग है कि आपको कैलकुलेशंस करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेशन के कोफिशिएंट्स निकालने के लिए आपको कुछ सैंपल इनपुट आउटपुट डेटा दिया जाएगा, पर आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो लास्ट हमने इक्वेशन पढ़ी थी वो अब बदल जाएगी। जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी हमने पढ़ी थी, वो हो जाएगी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस बी। इसका मतलब क्या है? x1 हो जाएगा एरिया, x2 हो जाएगा बेडरूम, x3 हो जाएगा एज। यानी कि हमारे डेटा में कितने इनपुट वेरिएबल्स हैं बताइए? टोटल कितने वेरिएबल है? 6। फिर से देखो, टोटल कितने वेरिएबल है? सर 4। 4 है। इसमें आउटपुट कितने हैं? एक। 1 बचे कितने इनपुट? 3। 3। यानी इक्वेशन बनती है x1 प्लस x2 प्लस x3। समझ रहे हो ये कहाँ से आया? ये सर और b तो क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि ये जो लाइन है वो y एक्सिस को कहाँ पे टच करती है जाके, वो इंटरसेप्ट कहलाता है। तो जो पिछली प्रॉब्लम थी, पिछली प्रॉब्लम में हम लोगों ने एंड में जाके, क्योंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल थे, एक इनपुट एक आउटपुट, तो यहाँ पे हम लोगों ने एंड में जाके निकाला था y की वैल्यू, राइट? एंड में जाके m और b की वैल्यू निकाली थी। सर जो बी या सी होता है ये कांस्टेंट होता है ना? हाँ, कांस्टेंट इन द सेंस उस लाइन के लिए ये कांस्टेंट होता है कि ये लाइन जो है आपकी वहां पे जाके टच होगी। m और c दोनों दोनों की वैल्यू सेम रहती है, राइट? एक लाइन के लिए m और c की वैल्यू सेम रहेगी, बस यस। y और x की वैल्यू बदलेगी। तो जैसे यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने m और b निकाला था दोनों। अच्छा, क्या है, हम लोग ने ज्यादातर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ा है, राइट? जो हम लोग ने पढ़ा एटलीस्ट। अब यहाँ पे ज्यादातर b होता है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं करने। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग ने कैसे निकाला था कि x जो है वो ईयर हो गया था और y जो है वो पर कैपिटा इनकम हो गया था। यानी कि x और y को हमने बनाया था। तो यहाँ पे वही सेम चीज कर लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल x क्या हो जाएगा? तो मैंने बताया था कि x जो होता है, क्योंकि उसमें हमें मल्टीपल सेलेक्ट करना होता है, x हमेशा एक डेटा फ्रेम होता है। तो हम ये तीनों आपके हिसाब से तीनों को लिख सकते, राइट? आगे चल के मैं एक और ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप आराम से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बट ये देखिए, ऐसे मैंने तीनों को सेलेक्ट कर लिया, एक लिस्ट बना ली, कॉमा सेपरेटेड ऑफ नेम ऑफ कॉलम्स,
और वही मेरा x हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। और ज्यादातर इसको हम कैपिटल X लिखते हैं क्योंकि ये डेटा फ्रेम या 2 डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और y क्या हो जाएगा? df स्क्वायर ब्रैकेट प्राइस, राइट। आप ध्यान से देखिए, x में मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज किया है क्योंकि हम मल्टीपल कॉलम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं एंड 2 ब्रैकेट्स मींस 2 डायमेंशंस एंड 2 डायमेंशंस मींस अ डेटा फ्रेम एंड y हमेशा एक डायमेंशन यानी एक सीरीज, क्योंकि आउटपुट हमेशा एक होता है, इनपुट कई होते हैं। इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में क्या ऐसा लिखा है y1 y2 y3? ऐसा लिखा है क्या? नो सर। सिर्फ y एक ही आउटपुट है, राइट, जो कि 3x पे डिपेंड कर रहा है। ये चीज समझ पा रहे हैं आप? और वो 3x क्या है? एज और नंबर ऑफ बेडरूम्स और एरिया। ये समझ रहे हैं आप? यानी कि अगर जैसे पर कैपिटा इनकम वाले केस में क्या हुआ था, वहां पे सिर्फ 2 ही वेरिएबल थे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी था, एक ही x था, है ना, और वो x क्या था? ईयर। और यहाँ पे 3 है। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं, ये बताइए फर्स्ट ऑफ यस सर आ रही। ऑल, राइट। सो आपको देखना होगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में x y ये सब जो हैं आपके, ठीक है, x में कितने वेरिएबल्स हैं वो सबसे पहले निकालना होगा, ठीक है। तो x और y हम लोग पहले बना लेते हैं। इसमें एक और चीज भी होती है, मैंने आप लोग को पहले एक फंक्शन पढ़ाया था CORR, ठीक है, जो कि कोरिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरिया और प्राइस 0.9, बेडरूम और प्राइस 0.9 पॉजिटिव में, एज और प्राइस -0.7। इससे क्या समझ में आता है कि एरिया, बेडरूम और एज तीनों का ही प्राइस के ऊपर इफेक्ट है। यानी हम इस प्लस का मतलब क्या है, एरिया बढ़ने से प्राइस बढ़ता है। ये चीज समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। नंबर ऑफ बेडरूम्स बढ़ने से भी प्राइस बढ़ता है, मगर एज के बढ़ने से क्या हो रहा है? प्राइस घट रहा है। ये चीज समझ पा रहे हैं? यस सर। इस पर्टिकुलर चीज से आप सिंपली इतना समझ सकते हैं। अब अगर कोई कहते हैं कि इस चीज को ग्राफिकली दिखाइए, ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इंपोर्ट सीबॉर्न एज SNS। ये सीबॉर्न लाइब्रेरी भी मैंने आपको बताई है कि जस्ट लाइक मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न भी एक प्लॉटिंग लाइब्रेरी है। और सीबॉर्न में एक हीट मैप नाम का ग्राफ है। हीट मैप का मतलब होता है कि जो एरिया में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आएगा वो डार्क कलर से नजर आएंगे, और जिन एरिया में मतलब जीरो आएगा वो लाइट कलर है, एंड सो ऑन। सो ये जो df.corr है, इस पूरे इक्वेशन को हम हीट मैप के थ्रू विजुलाइज भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हीट मैप जरा हम नए टैब में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे देखिए एज काफी नेगेटिव में जा रहा है, राइट। 1 को इन्होंने लाइट कलर से रिप्रेजेंट किया, तो ये आप देख सकते हो कलर से, लाइक प्राइस और एज पॉजिटिव है, प्राइस और बेडरूम्स पॉजिटिव है, यहाँ काफी डार्क है एज में। क्यों डार्क है? जिससे हमें ये पता लग रहा है कि ये उल्टा हो जा रहा है, यानी कि प्राइस एज के बढ़ने से प्राइस घट जा रहा है। अभी देखिए, अगर कोई मकान है, पुराना मकान है, आप उसको ज्यादा दाम देके खरीदोगे? ऐसा मानेंगे ना, पुराना है तो कंस्ट्रक्शन पुराना हो गया होगा, उसमें काफी मरम्मत करानी पड़ेगी, राइट।
तो यही है पॉजिटिव और नेगेटिव का रिलेशनशिप। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, और ऑब्वियसली इस वीडियो को आप जब रिप्ले करेंगे तो ये सारे ग्राफ्स वगैरह आप बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक हम और रिलेशन बताते हैं, जैसे तो एक रेल प्लॉट बनाते हैं। ये देखिए, ये रेल प्लॉट क्या होता है, ये सीबॉन के थ्रू स्कैटर प्लॉट बनाने का तरीका होता है। इस ग्राफ को देख के आप ये बता सकते हैं कि जब एरिया बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है। बढ़ बढ़ रहा है ना, देखो, भले ही वो लीनियर नहीं है, ऐसा नहीं कि एक लीनियर हो, राइट, मगर वो बढ़ और घट रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है, तो एक वेरिएबल को तो ऐसे देखना समझ में आता है, पर यहाँ पे 3 वेरिएबल है, राइट। सो अब जैसे एक बार हम एरिया ले लेते हैं, इसी तरह से हम एज ले लेते हैं कि एज का प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा नहीं लग रहा है आपको। जिसकी 10 साल है, जिसकी उसका प्राइस ज्यादा है, 15 साल, 20 साल, 30 साल पे प्राइस कम हो गया है, बताइए। इसीलिए वो नेगेटिव और पॉजिटिव आ रहा है नंबर, जो ये कोरिलेशन में जो ये वैल्यू आ रही है, इसीलिए ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप जब सारे वेरिएबल्स न्यूमेरिकल हैं तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि हमारे आउटपुट पे कौन कौन से वेरिएबल पॉजिटिव है और कौन कौन से वेरिएबल नेगेटिव है। इसके वजह से क्या होगा कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो यहाँ पे एज में माइनस हो जाएगी, राइट। आगे हम समझेंगे उसको। सो ये एक चीज है। सो हम लोगों ने एक्स और वाई बना लिए और देख लिया रिलेशंस भी। एक्स ऐसा दिखेगा, राइट। अब एक्स में एक मिसिंग वैल्यू है, तो इस घर में बेडरूम हो सकता है, ये प्लॉट हो खाली या कुछ हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअली कई तरीके हैं, तो हम इसको अभी इसमें रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस में एक डिक्शनरी हम लोग बनाते हैं हमेशा। या यहाँ पे हम सिंपली फिल एन से भी ये टास्क कर सकते हैं। और यहाँ पे तो क्योंकि एक ही एन वैल्यू है तो हम 0 भर देते हैं। हमने फिल एन की स्पेलिंग गलत कर दी, फिल एन। सो अब हमारा एक ये डेटा कंप्लीट हो गया। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि जो हमारा एक्स है यानी इनपुट है वो ये है। और हम लोगों ने इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट की हुई है, राइट। फिल एन, ड्रॉप एन, इंटरपोलेट, तो हैंडलिंग मिसिंग डेटा का आपको पूरा एक वो चैप्टर मिल जाएगा। तो अब हमारा एक्स जो है वो प्रॉपर आ गया, और वाई तो हमारा फिर प्रॉपर है ही है। यहाँ तक की बात क्लियर है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले डेटा को रीड करना है,
और एक्स और वाई को अलग कर लेना है। इतना याद रहेगा ना, डेटा को रीड करो, एक्स और वाई को अलग अलग कर लो और लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लो। ओके, यहाँ तक क्लियर है? 3 स्टेप है, मेन 3 स्टेप। लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और जो आउटपुट है वो कंटिन्यूअस वैल्यू है, राइट? तो इनपुट और आउटपुट सारे न्यूमेरिकल हैं, कंटिन्यूअस है, इसलिए हम लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हैं। आगे हम लोग बहुत सारी एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे और उसमें आपको समझ में आएगा कौन से स्टेज पे कौन सी एल्गोरिदम का यूज करना है। अब हम मॉडल बनाते हैं, तो मॉडल होगा लीनियर, ऐसे लिख देंगे लीनियर रिग्रेशन और ऐसे बन जाएगा। ये अपूर्व तुम कहते लास्ट टाइम नहीं समझ में आ रहा था। तो हमने जो वो क्लास बस की थी उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, मॉडल, एक मॉडल का नाम कुछ भी रख लो, इसका नाम अपूर्व रख लो, एक, राइट? और आप 2-3 मॉडल भी बना सकते हैं जो हम आगे सीखेंगे। आगे हम सीखेंगे कि हम, अभी तो हम बहुत बेसिक चीजें सीख रहे हैं, आगे हम सीखेंगे कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को हम स्प्लिट कर लें, वो भी मैं सिखाऊंगा उसका क्या मतलब है जब हमारे पास सैंपल्स ज़्यादा होंगे। अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाया जा रहा है। जब आपका मॉडल बन गया तो आपको लिखना है मॉडल डॉट फिट, और मॉडल में फिट क्या कर देना है, कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई को। ओके, जो कि इनपुट्स और आउटपुट है। यहाँ तक क्लियर है? ऐसा एक आउटपुट आएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि मॉडल सही से क्रिएट हो गया है। अगर कोई भी एरर होएगा तो यहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, जैसे एक्स और वाई का साइज भी सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर एक्स में 6 रो हैं तो वाई में भी 6 रो ही होनी चाहिए। एक्स अगर 2D नहीं है तो ये एरर आएगा, वाई अगर 1 डायमेंशनल नहीं है तो ये एरर आएगा। तो ये आपको याद रखना है। और मॉडल फिट करने के बाद आपको 3 और, अब इस मॉडल की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉडल डॉट कोएफ अंडर स्कोर। ये जो कोएफ होते हैं ना, ये एम होते हैं। जैसे यहाँ पे कितने एम आएंगे, देखो M1 M2 और M3 तीन आने चाहिए ना, तो ये M1 M2 M3 है। देखना अभी, देखे, तुमने देखा M3 नेगेटिव आया है अपने आप, देख रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ? वही कोरिलेशन वाली थ्योरी, राइट? क्योंकि M3 एरिया के लिए, क्योंकि इनका ऑर्डर यही है ना, देखो ऑर्डर क्या है, एरिया बेडरूम एज। तो एरिया का कोफिशिएंट 131, बेडरूम का कोफिशिएंट 1343 और एज का कोफिशिएंट -5332। ये हो गया M1 M2 M3। और मॉडल डॉट इंटरसेप्ट अंडर स्कोर, ये क्या होगा, ये होगा बी, राइट? और बी एक ही आएगा ना, दिख रहा है? इसकी वैल्यू आई है 2,83,533, यानी 2,83,533। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक मिनिमम बेस प्राइस है, समझ रहे हो? कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये मतलब इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। हाँ, यानी एक्स की वैल्यू, अगर सभी एक्स की वैल्यू 0 कर दो तो ये जो वैल्यू है ये निकल के आएगी। ये चीज समझ रहे हो भाई? अगर देखिए, ध्यान से समझिए,
हम 2D प्लेन पे समझेंगे। मान लीजिए ये y है और ये x है, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। अभी दो ही वेरिएबल मान लेते हैं। इसको मान लो कि ये एरिया है। ओके, दिस इज एरिया। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ये एरिया है। तो y क्या है? प्राइस। ठीक है, ये प्राइस। अब ये एक लाइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि जब हम किसी मकान का एरिया बढ़ाते हैं तो उसका प्राइस कैसे बढ़ता है। ये चीज समझ में आ रही? बताओ, सिंपल सी बात है। yes, इस लाइन पे जहां पे ये टच कर रही, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? मतलब बहुत बेसिक सी बात है। यहाँ तो x 0 होगा ना। तो ये जो हाइट है ना, जहाँ पे x की वैल्यू 0 है, ये जो वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है, यही आपका b है। तो समझ में आ रही बात? yes, ये जो भी वैल्यू निकल के आएगी ना y की, कुछ तो वैल्यू होगी प्राइस की, वही b है। और वो यहाँ पे आ रही है 2,83,533। इस इक्वेशन के हिसाब इंटरसेक्शन पॉइंट है मतलब basically। इंटरसेक्शन, द पॉइंट वेयर द लाइन टचेस द y axis is known as intercept। ओके, yes, सो अब हमारे पास m1 x1 m2 सब आ गए, राइट। m1 आ गया, m2 आ गया, m3 आ गया। हमसे शुरुआत में एक सवाल पूछा गया था कि 2700 4 बेडरूम 6 ईयर ओल्ड। सवाल समझ रहे? अब इस सवाल में x1 क्या है? 2700 नहीं है, बताओ। yes, है? x2 क्या है? 4 बेडरूम, राइट, 4 है। और x3 क्या है? 6, 6 है। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू, यानी कि इस मकान का प्राइस इज इक्वल टू m1 क्या है? ऑल्दो मैं प्रोग्राम से भी निकाल सकता हूँ। जैसे इसको अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, एक सिंपल सी एक चीज दिखा रहा हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे एरर आ जाएगा। अभी मैं y को 0 लिख देता हूँ। अभी मैं प्रिंट कर रहा हूँ मॉडल कोफिशिएंट का 0। 0 पे क्या निकलेगा? पहला वाला, राइट, एरे में से। देखो, समझ गए बात? तो मॉडल कोफिशिएंट 0 क्या हुआ? क्या हुआ? m1 x1 मल्टीप्लाइड बाई m1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई m2 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाई m3 प्लस b। इसको b बोल देते हैं। ये समझ में आई कि नहीं? ये इक्वेशन बताओ, yes, राइट। इसको रन किया, कोई एरर नहीं आया। y की वैल्यू जानते हैं कितने आए? 61, नहीं, 6,11,011, राइट, पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये कह रहा है कि अगर कोई मकान 2700 स्क्वायर फीट का होता है, 4 साल का है और 6
सॉरी 4 बेडरूम का है और 6 का है, 6 उसका क्या है, उसका ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो उसका प्राइस ये होना चाहिए, इस पूरे मॉडल का ये प्रिडिक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? यस। और अगर हमें देखना है कि ये मॉडल कितना एक्यूरेट है, तो हम लिखेंगे मॉडल की एक और फंक्शन होता है स्कोर, और ये भी वही लेता है एक्स और वाई। अब अच्छा प्रॉब्लम क्या हो गई, जो हमने पुराना वाई डिक्लेयर किया था ना उसकी, वो रिप्लेस हो गया, नहीं वो हमने एक नया वो कर लिया, तो हमें वाई को दोबारा से एक बार करना पड़ेगा, एक्स और वाई, और एक बार स्कोर, एक्चुअली हमें स्कोर पहले ही पता कर लेना चाहिए था। अब कह रहा है एक्स में नैन है, तो हमने कहीं एक्स में फिल एन भी किया था, वही मैंने कहा गलती हम लोग से हुई कि पहले स्कोर नहीं चेक किया हमने, तो अब वो बताएगा। 0.95 है, जिसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए परसेंटेज निकालने के लिए। काफी एक्यूरेट है, और वो इसलिए क्योंकि ये एक मेड अप प्रॉब्लम है जिसमें बहुत कम डेटा है। आगे चल के हम लोग रियल प्रॉब्लम्स ले सकते हैं, तुम लोग एक छोटा सा काम कर सकते हो, जैसे हम लोग अभी 6-7 लोग हमारे क्लास में ही हैं इसी बैच में, और हमारे जो और बैचेस चले, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग सब लोग एक सिंपल सा डेटा कलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो घर है, राइट, योर हाउस, उसका एरिया कितना है, उसमें कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं, और उसका मार्केट प्राइस क्या है, जो आपको पता होता है, राइट। तो अगर आप लोग ये डेटा कलेक्ट कर लाओ, और क्या था, एज, राइट, तो आप लोग ऐसे एक, सब लोग अपना अपना अगर आप बताते हैं, तो मैं एक छोटा सा गूगल फॉर्म बना दूं यहाँ पे, राइट। मैं क्या करूँ, गूगल फॉर्म बना दूं, और नया फॉर्म बना दूं, एक कार सर्वे फॉर्म जैसा हम लोग बनाते हैं, इसका नाम है हाउस प्राइस फॉर्म, राइट। और यहाँ पे मैं मल्टीपल चॉइस की जगह सब कुछ एक शॉर्ट आंसर रख दूं, आप लोग नंबर में ही आंसर दीजिएगा, और दो कोई वैलिडेशन का भी होगा। तो इसका पहला क्या है, एरिया, राइट, एरिया। दूसरा क्या था, एज है, बेडरूम है, बेडरूम, ये भी हमारा। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्रॉप डाउन भी दे सकते हैं, पर अभी मैं शॉर्ट आंसर दे रहा हूँ। ये हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या था, एज, ये भी शॉर्ट आंसर हो गया। और चौथा क्या है, प्राइस, शॉर्ट आंसर, ठीक है। ऐसे लिख दो। और हम लोग इसमें और भी चीजें लिख सकते हैं, आपका सिटी क्या है, आपका पिन कोड क्या है, बहुत कुछ ऐसा कलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी एज अ बिगिनर ये हमारा लीनियर रिग्रेशन का डेटा कलेक्शन हो गया, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं फॉर लीनियर रिग्रेशन टेस्ट, या जो भी है। अब ये हमारा देखो फॉर्म हो गया, ओके। इस फॉर्म को हम यहाँ से शेयर कर देते हैं, सेंड कर देते हैं, ये लिंक है, हमें कोई ईमेल एड्रेस वगैरह नहीं कलेक्ट करना है, ये कॉपी हो गया। इसको हम, ये हाउस प्राइस फॉर्म आ गया। और यहाँ से आप, अब जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ मेरे मकान का एरिया 1760 है, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, मेरे में 4 बेडरूम है, एज 2 साल है, और प्राइस 67, ऐसा है कुछ, मैंने अपने से भर दिया, सबमिट कर दिया। अब मैं ये आपको भी भेज देता हूँ, ठीक है।
आप लोग सब लोग इसको भरिए और वो पॉज करके भेजते। सो जब आप लोग सब लोग भरेंगे तो वो एक रियल डेटा होगा कि नहीं होगा बताओ। हम लोग सब लोग मोस्टली जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं सब लखनऊ के, एक आधा लोग कहीं और के। सो हमें हमारे पास एक रियल डेटा हो जाएगा कि नहीं आप बताइए। अभी जैसे मैंने एक एक मैंने भरा है तो रिस्पॉन्स में एक आ गया, ठीक है। और जब और लोग भरेंगे तो यहाँ पे आप खुद ही ग्राफ्स भी देखेंगे। और इसका मतलब क्या है, ये जो हम एक इसकी शीट बना देंगे, ठीक है। इसका नाम लिख देंगे एल आर हाउस प्राइस, एल आर एच पी हाउस प्राइस, ऐसे एक शीट बन जाएगी, ओके। और वो शीट यहाँ आ जाएगी, दिख रहा है। तो जब ये हमारे पास 20-25 एंट्रीज हो जाएंगी तो ये हमारे लिए एक रियल डेटा हो जाएगा नहीं। और हम उस रियल डेटा के हिसाब से, जैसे अभी ये न्यू जर्सी का था, हम लखनऊ का कलेक्ट कर लें, राइट। लखनऊ के अलग अलग एरियाज का। सो इससे हम एक लखनऊ का कुछ निकाल पाएंगे ना, फॉर्मूला टाइप का हमारा मॉडल बनेगा कि अब लखनऊ में किसी को घर खरीदना है तो वो एरिया डाल दे, उस घर की एज क्या है वो डाल दे, उसमें कितने बेडरूम से ये डाल दे और प्रिडिक्ट हो जाएगा। ये रहा एक सिंपल मॉडल। और एडवांस मॉडल क्या होगा, उसमें और भी चीज़ें होंगी, जैसे उसमें कुछ कैटेगोरिकल डेटा भी होगा, जैसे कि वो वो अपार्टमेंट है कि सॉरी फ्लैट है कि रो हाउस में आता है कि बंगलो है कि विला है कि कॉन्डो है, क्या है, राइट। तो बहुत सारी और भी चीज़ें आ सकती हैं। और ये आ सकता है गेटेड कॉलोनी है कि नॉन गेटेड कॉलोनी है, पुलिस स्टेशन से कितनी दूर है, रेलवे स्टेशन से कितनी दूर है। तो ऐसा एक डेटा सेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता भी है, वो भी मैं शेयर करूंगा आपको। तो वो शायद बॉस्टन हाउस प्राइस नाम से है वो डेटा, बॉस्टन हाउसिंग डेटा सेट, ऐसा ये डेटा है, द बॉस्टन हाउसिंग डेटा सेट। तो आप इस पे भी, तो आपका ये एक तरीका का होमवर्क है कि आप इस डेटा सेट पे इसको अप्लाई कीजिए। और इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज हैं, इसमें देखो इन्होंने सब बताया हुआ है कि क्राइम रेट क्या है, नॉन रिटेल बिजनेस एकर्स, ये देखो ऐसा कुछ डेटा है। इसमें भी सारे नंबर ही दिख रहे, राइट। एज ये वो फलाना ढिमाका। तो आप इस पे अप्लाई कीजिए और अपना मॉडल बताइए कितना एक्यूरेट है, प्रिडिक्ट कीजिए। और फिर मुझे कल बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स आई। कि हमने अभी तो एक सस्ते वाले डेटा सेट पे किया, मगर जो महंगे वाले डेटा सेट पे क्या होगा, राइट। क्लियर है ये बात। ओके सर। तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन मल्टी वेरिएबल का एक सेशन था। और कल हम लोग इस पे और बात करेंगे और इसी तरीके से हम सारे एल्गोरिदम्स एक एक करके डिस्कस करते हैं।